खबर में खुशामदीद। मैं हूं आपको होस्ट सईद काजी। मेरे को होस्ट हैं जनाब मियां शाहिद साहब। दो इंतहाई मौजूद मेहमान में तारुफ बाद में करवाऊंगा, मगर पहले इंतहाई गर्म खबरें मैं आपके साथ शेयर कर लूं। सबसे पहले तो आज एक ऐसा अन चाइनीज़ लाइक बयान जो हमने पहले कभी नहीं सुना, उनके जो स्पोक्स पर्सन है ली जियान, उनका जो बयान है इससे पहले हमने कभी नहीं सुना। उनका यह कहना था कि ये जो जंग है, जो टैरिफ की जंग है, अगर हमें आखिर तक लड़नी पड़ी, यानी इशारा किया कि अगर हमें फिजिकली भी जंग करनी पड़ेगी। ये पहले बयान कभी नहीं आया। और इससे बढ़कर ये कि ये बयान दोबारा अमेरिका में चाइना की एम्बेसी ने इसके ट्वीट किया और रीट्वीट किया, या एक्स जिसे कहते हैं उसको किया। ये क्या मामला है? ये लड़ाई किस हद तक जा रही है? उधर अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में एक नेशनलिस्टिक हिस्टेरिया पैदा कर रही है उनकी जो रूलिंग एलीट है। और क्या वहाँ पे जो सोशल वेलफेयर स्टेट है उसको रोल बैक करने की बातें हो रही हैं, कटौतियाँ होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो कीर कारमर का जो बयान आया है, उन्होंने कहा जी हम अपनी सोशल जो वेलफेयर स्टेट है इसको कट करके, इससे पहले हम जानते हैं कि वहाँ सरकारी अस्पतालों में वेटिंग टाइम एमरजेंसी में 4-4, 5-5 घंटे हो चुका है। तो वो उस सारे पैसे को काट के और बरतानिया की वेलफेयर स्टेट को तहोबाला करके माल उधर फेंकेंगे, जहां पे वो एक जो क्लाउन कह लें या मजाहिया जो सदर है उनकी जंग को जारी रखेंगे। ये बहुत से इश्यूज हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद तारड़ साहब, जो बड़ी भी हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट के मशीर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन, दिफाई तजिया निगार है। समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट ट्राइंग टू मेक सम सेंस आउट ऑफ दिस हिस्टेरिया, अगर इफ यू लेट मी से साजिद तारड़ साहब। तो इसका जो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो टैरिफ की जंग है, ये तो अल्टीमेटली पे करनी पड़ेगी अमेरिकन अवाम को, कनाडा की अवाम को, क्योंकि वो टैरिफ तो सारा प्राइसेस में डाल के पास ऑन कर दिया जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियोज इमर्जिंग आउट ऑफ दीज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो नए प्रेसिडेंट हैं? जनाब साजिद तारड़ साहब। मैं थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका को कौन कौन से ज्यादा कंट्रीज अब्यूज कर रहे हैं और पिछले कई दहाइयों से कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये अर्ज करना चाहूंगा कि यूरोप की मिसाल ली जाए। मार्शल प्लान दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसके बाद यूरोप उस मार्शल प्लान सिंड्रोम से बाहर नहीं आया। उसका मतलब यह है कि डिफेंस का सारा खर्चा अमेरिका का, और उसके बाद टाइम टू टाइम अमेरिका की तरफ हैंड आउट को एक्सपेक्ट करना। और उसके बाद अगर देखा जाए, कनाडा तकरीबन $250 बिलियन पर ईयर मिल्क करता है अमेरिका से सब्सिडीज की शक्ल में। मैक्सिको के साथ भी यही हालात है। अगर भारत को देखा जाए तो 100 से 200% टैरिफ अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो सारी दुनिया अब्यूज करती रही। अमेरिका की इकोनॉमी को टाइम आ चुका है कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, सेफ अगेन, स्ट्रॉन्ग अगेन। और उसी की मद में अगर देखा जाए, छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, अमेरिका में पिछले 25 साल में कोई नया एयरपोर्ट नहीं बना। आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं, आप किसी दूसरे कंट्री में जाएं, नए से नए एयरपोर्ट वहां पे खड़े हैं। अगर वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पे आ जा पाए तो आप परेशान हो जाएंगे। हाईवेज आर क्रिपलिंग। हमारे अमेरिका के अंदर पिछले 12 साल का सोशलिस्ट एजेंडा जो है, उसने अमेरिका के स्ट्रक्चर को लाचार बीमार कर दिया है। अब नया टाइम आ चुका है। यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो जैसी टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी अमेरिका के अंदर कोई अफादियत नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में कोई अफादियत नहीं है, तो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है अमेरिका के अंदर और अमेरिका से बाहर। और आखिरी बात अर्ज करना चाहूंगा, अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट, जिनमें ब्यूरोक्रेसी आती है, जुडिशरी आती है, उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया इंटरनली। दुनिया के हर कंट्री को अब डोज की जरूरत है, डेफिशिएंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो दर हकीकत इसका आगाज अमेरिका से हो चुका है। अब नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा। अमेरिका एड भी उनको देगा जहां टारगेटेड एड देगा। अमेरिका अब टैरिफ भी लगाएगा ताकि दुनिया को पता चले। लेकिन एक और बात अर्ज करना चाहूंगा, लेटर ऑन 2 अप्रैल से यहां पे एक नई पॉलिसी शुरू हो रही है जिसको कहा जाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ। जितना टैरिफ लगाओगे उतना टैरिफ हम लगा देंगे। तो दर हकीकत इसका आगाज, इसका इख्तिताम फ्री ट्रेड की तरफ ही होगा, टिट फॉर टैट होगा। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की इकोनॉमी को अब्यूज किया गया है माजी में, वो दौर अब जा चुका है। साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं कि जो चीन ने धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि चीन जो है वो अमेरिका के साथ हर किस्म की जंग के लिए तैयार है। जो तजारती जंग है वो तो छिड़ चुकी है और टैरिफ दोनों तरफ से लग चुका है। क्या कोई रवायती जंग भी हो सकती है और दोनों मुल्क आमने सामने आ सकते हैं? हथियारों की जंग भी छिड़ सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान? आई थिंक चीन ने रिटोरिक में तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, लेकिन बाय एंड लार्ज चाइना ने अभी तक वॉर अवॉइड की है।
क्योंकि अगर वो लेट्स से चाहते तो सबसे पहला उनका आई थिंक टारगेट जो है ताइवान ही बता, साउथ चाइना से भी पुराना उनका क्लेम भी है और मूसा पे, और लेकिन वहाँ पे डेफिनेटली इंडो पैसिफिक अलायंस है, इसमें यूएस की प्रोटेक्शन है। मेरे ख्याल में इसमें रिटोरिक है बिकॉज इसमें काफ़ी पिंचिंग हुई है। अगर आप देखें अभी चाइना का मैं फिगर्स देख रहा था कि ऑलमोस्ट 890 अरब डॉलर का बेसिकली इनका अमेरिका के साथ सरप्लस। अगर आप डेट को देखते हैं तो चाइना का 890 अरब डॉलर देना, और ये पाइल अप हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई एग्री विद तारक साहब के बेसिकली अमेरिका का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, आई थिंक इट आल्सो एडवाइज्ड बाय हेनरी किसिंजर और जॉन मार्क शैमर ने इनको बड़ी दफा एडवाइस किया, और ट्रम्प साहब की पहली जब आई थिंक इनका स्टेंट था उसमें हेनरी किसिंजर जाते हुए एडवाइस कर गया कि जी आप जो है बेसिकली ट्राइक्वाड्रेंट की तरफ जाएं, जिसमें रशिया का एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो, एक अमेरिका का और एक चाइना का, और अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट को आई थिंक अवॉइड करें। तो आई थिंक ट्रम्प का अगर आप देखें जाए, चाहे वेस्ट एशिया हो, चाहे जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर है, ही इज टोटल एंटी वॉर। और दूसरा अमेरिका फर्स्ट वाला, आई थिंक आई एग्री के ही नाउ लुकिंग एट कि किस तरीके से अमेरिका को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, स्पेशली बाय द एलाइड। अभी परसों हम एक फोरम में थे डिफेंस पॉलिटिक्स एशिया, और वहाँ पे रशियन फ्रेंड भी थे, और वो भी वहाँ पे आई थिंक बड़ी पजीराई हो रही है कि ये आई थिंक दिस इज अ वेरी डायरेक्ट अप्रोच और जिसमें पूरी दुनिया का फायदा हो सकता है। तो एक तो ये है। बाकी आई थिंक जहां तक रहा चाइना का, मेरे ख्याल में रिटोरिक ज्यादा है बिकॉज शायद सैंक्शंस का अगर देखा जाए, अभी उन्होंने अनाउंस किया कि 5% पे ले जा रहे हैं वो अपना जो ग्रोथ होगी जीडीपी की फॉर नेक्स्ट ईयर, और उसमें अगर इस स्टेज पे ये लगता है ट्रेड टैरिफ तो उसमें एक डेंट आ सकता है। बाकी अभी ये देखना है कि क्या जो उन्होंने बात की है उसको कहाँ तक वो ले जा सकते, बिकॉज अगर रीजन में देखा जाए तो अमेरिकन पॉलिसी अगर रशिया के साथ रकोचमा हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, और लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि दे ट्राई टू मूव अवे रशिया फ्रॉम चाइना, और शायद ट्रम्प का टारगेट भी है कि एक स्टेज पे आके ये जो बहुत बड़ा ग्रोइंग रिलेशनशिप है इसमें डेंट डाला जाए। लेकिन अभी आई थिंक कहना अगर आप कबल इस वक्त है कि चाइना कहाँ तक जा सकता है। यस, रिटोरिक के तौर पे ये फर्स्ट टाइम आई थिंक इस तरीके का अग्रेसिव स्टांस आया, मोस्ट प्रॉब्ली जो टैरिफ और सैंक्शन की बात अच्छा, एक बात जो अभी साजिद तारड़ साहब ने की, साजिद तारड़ साहब मुझे याद आ रहा है टाइम का गालबन टाइटल था, उसमें एक लफ्ज की सुर्खी थी ब्रोकन। ये जो आपने बात की कि जो अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ब्रोकन है एंड इट नीड्स रिपेयर, बल्कि बहुत ओवरहॉलिंग चाहिए, बल्कि कुछ खतरात उसने ये भी पॉइंट आउट किया था कि कुछ हादसे हो सकते हैं, ऐसी नीचे लाइंस बिछी हुई हैं कि जो आउटलिव कर चुकी हैं अपना टाइम। इस पर जरा रोशनी डालिएगा, क्या अंडरस्टैंडिंग है और क्या करना चाहते हैं ट्रंप टू रीबिल्ड अमेरिका? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल जो स्पीच दी, हिस्टोरिकल स्पीच, सबसे लंबी स्पीच जो कि 100 मिनट की स्पीच थी, रैकेट स्पीच थी, उन्होंने उसका आगाज किया कि अमेरिका इज बैक। दूसरा लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था कि गोल्डन इरा। गोल्डन इरा से मुराद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल इकोनॉमी जो है उसके हालात, बल्कि उन्होंने इसी स्पीच के अंदर इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की, गोल्ड डोम बनाने की बात की, और उसके बाद शिप बिल्डिंग की बात की। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए, मैं जिस तरह आपको पहले अर्ज कर रहा था कि हर शहर जो है इट इज कोलैप्सिंग हो रहा है। आपने जिसकी बात की कि नीचे टनल्स हैं, नीचे वायर है, किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फॉरेन, जिस तरह यूक्रेन की मिसाल आप ले लें, कॉन्फ्लिक्ट यूरोपियन है और यूरोप कर्जे दे रहा है, अमेरिका के नोटों की बारिश हो रही है, या आइदर ये करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग है, या एटीएम मशीन है, या किकबैक्स है। ये सारे सिस्टम को अब ओवरहाल चाहिए। आज सबसे बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप साहब साइन करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को खत्म करेंगे आज। तो ब्यूरोक्रेसी इज आउट ऑफ कंट्रोल। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है वो ना सिर्फ इस वक्त अमेरिका का प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। तो दर हकीकत अमेरिका को एक नए लीडर की जरूरत है। वो लीडर आज थोड़ी सी मैं एक मिसाल देना चाहूंगा, हमास के साथ डायरेक्टली टॉक कर रहे हैं। रशिया को कहा जा रहा है कि ईरान के साथ बात की जाए। उसके मेरे जहन में याल्टा आ रहा है, जो 1945 में हुआ था याल्टा। तो मेरे ख्याल में याल्टा 2 होगा दुनिया। और दूसरा नोबेल प्राइज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का टारगेट है। मैं समझता हूं कि दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर, और वर्ल्ड हैड एन एपेटाइट फॉर अ स्ट्रांग लीडर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी तारड़ साहब ने एक तकरीर की बात की है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर है, उसमें पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया गया, और दाइश का बड़ा कमांडर जो है, बल्कि सरगना कहा जाए, वो पकड़ा गया और पाकिस्तान ने उनके हवाले किया। जो बावसूख जराए कहते हैं, आप इसकी ना मुझे रहनुमाई भी कीजिएगा। बावसूख जराए कहते हैं कि जब CIA के सरबरा ने DGISI जनरल आसिम मलिक से बात की और उनसे कहा कि हमें ये हाई वैल्यू टारगेट जो है वो पकड़ना है, तो उस पर उन्होंने कहा कि एक शर्त है
कि पाकिस्तान की सरजमीन पर अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, और साथ साथ ये भी तय पाया कि उसको जिंदा पकड़ना है। फिर उसको जिंदा पकड़ा भी गया और बहुत बड़ा ऑपरेशन, बहुत हसास ऑपरेशन जो है वो किया गया। इस पर पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात की बहाली हुई है और इत्मीनान की बहाली हुई है, ये कहां तक आगे तक जा सकती है? आई थिंक ये बड़ा खुश आइंदा चीजें अभी कन्वर्ट करना शुरू हुई हैं। ट्रंप के आने से पहले ही जो प्रो ट्रंप डिफेंस एनालिस्ट थे सारा एडम्स, वो ऑलरेडी कह रहे थे कि 17 से 20 अरब डॉलर जो है तालिबान को दिया बाइडन ने, और ये भी आई थिंक करप्शन के ज़मरे में आता है, बिकॉज अगर सिगार की रिपोर्ट देखें तो पैसा वेस्ट हुआ है या ट्रेजर में चला गया। दूसरा जो है, आई थिंक ट्रंप ने बात की कि 7 अरब डॉलर का असला आप छोड़ के गए, आप विड्रॉ जरूर करते लेकिन भोंडे तरीके से ना करते, तो उसमें आई थिंक उसकी बात हो रही। तो आई थिंक अभी एक तो ये कि आईसिस का भी पॉइंट आउट किया गया था कि आईसिस जो है शायद अमेरिका में अटैक है, तो ट्रंप इज आई थिंक वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। तो यहाँ पे एक कन्वर्जेंस है, और मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तालिबान regime विल स्टार्ट कोलैप्सिंग, बिकॉज इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस जो है इसको आई थिंक अभी पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। साहब एक मिनट यहाँ रुकिएगा, आपने बहुत बड़ी खबर दी है, आप कह रहे हैं तालिबान regime इज collapsing फ्रॉम विद इन, तो वो कौन सी फोर्सेस हैं जो माइट टेक एडवांटेज ऑफ दिस? जिसमें आई थिंक ओवरऑल देखा जाए पूरा खित्ता ही तंग है, इसमें ईरान है, सेंट्रल एशिया है, रशिया है, और अगर आप अभी ट्रंप साहब की पॉलिसी देखें इज गोइंग अगेंस्ट तालिबान। पाकिस्तान के साथ उनके हालात खराब है, सिर्फ आई थिंक भारत जो है स्पेस में मॉडल करने की कोशिश कर रहा है, और जो रेजिस्टेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्गर भी सिविल सोसाइटी बाहर निकलेगी, बिकॉज खवातीन बंद है। तो ऑल टोल्ड एक एनवायरनमेंट ऐसी जिसमें फिर इनकी फ्रैक्शनल डिवीजन है, हक्कानीज वर्सेस कंधारी ग्रुप की काफी सारी लड़ाई हो रही है। तो मेरी अपनी असेसमेंट है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर यू स्टार्ट सीइंग क्लैप्स, और हो सकता है इससे पहले क्लैप्स कर जाए। और यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर जो है आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी वुड लाइक कि जो मॉडरेट भी हो, तो खित्ते को साथ लेके चल, इसमें अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ जो इंटरेस्ट उनका भी तहफ़्फ़ुज़ हो और रीजन का भी तहफ़्फ़ुज़ हो। और मोस्ट प्रॉब्ली ये जो आई थिंक हुआ है अरेस्ट, जो नंबर 3 था आईसिस खुरासान प्रोविंस का जो बंदा पकड़ा गया शरीफुल्लाह, ये आई थिंक उसकी पहली कड़ी थी, और जिसके ऊपर काफी काम जिस आपने बताया आई थिंक एग्जैक्टली लाइक दैट, उसमें पाकिस्तान को जिम्मेदारी दी गई और बड़े एहसन तरीके से। एंड आई थिंक इट बिकेम अ वेरी गुड टॉकिंग पॉइंट फॉर ट्रंप टू अनाउंस इट इन द जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस की, ये है आते ही मैंने ये काम किया, एंड थैंक पाकिस्तान। अच्छा, मैं जी मियां साहब, मैं यही बात जो है वो आपकी तरफ लेके जाऊंगा कि जो अमेरिका में कल ट्रंप ने तकरीर की है, उससे लगता यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो नई तारीख रकम करने जा रहे हैं, और उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उनका बड़ा रोल किरदार अदा उन्होंने किया है। ये जो बहुत बड़ा वाकया हुआ कि पहली जो स्पीच है उसमें ट्रंप को एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो मिली, जो उन्होंने बताई। आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से आर्मी चीफ का किरदार को कैसे देखा जा रहा है अमेरिका में, और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो किस नहज तक जाएंगे? मैं इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूंगा कि एक वजीर आजम 4 साल टेलीफोन सराहने रख के बैठा रहा है, अमेरिका से कॉल आए, कॉल नहीं आई, फिर उसके बाद उसने 55 जलसे किए, अमेरिका को ब्लेम करता रहा कि अमेरिका ने मेरी रजीम चेंज की है, अमेरिका ने मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है। और उसके बाद आप देखें कि आज पाकिस्तान कहां खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट एन ऑर्डिनरी और ही इज नॉट अ जो बाइडन। उन्होंने इस तकरीर के अंदर भी कई मुमालिक अपने एलाइज जो है उनको क्रिटिसाइज किया है। ऐसे मौके पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जॉइंट सेशन के अंदर, जब पूरी दुनिया उस सेशन को देख रही थी, पाकिस्तान को प्रेज करना, इट्स अ बिग सक्सेस ऑफ आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर। सारा क्रेडिट उनको जाता है, मलिक आसिम साहब को क्रेडिट जाता है, और मैं समझता हूं कि इस नाजुक दौर पर जो उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की है इस रिमार्केबल। अब दूसरी मैं अगली बात ये करना चाहूंगा, एक नई पार्टनरशिप का आगाज हो रहा है। वो पार्टनरशिप क्या है? डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने इलेक्शन की कैंपेन में मुसलसल तालिबान को जो असला छोड़ कर आए थे उसको क्रिटिसाइज करते रहे, बल्कि उन्होंने जीतने के बाद भी कहा कि हम इस असले को वापस लेंगे। उसके बाद कुछ जो वाकयात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, जिस तरह बन्नू का वाकया हुआ है, जिस तरह अकोड़ा खटक का वाकया हुआ है, मैं ये समझता हूं कि एक नई पार्टनरशिप का आगाज है, और इसमें जो क्रूशल रोल हमारे जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने अदा किया है, ही हैज सेव्ड पाकिस्तान। आप देखें सारी दुनिया के लीडर जब तारड़ साहब एक बात ये कही जा रही है, क्योंकि रूसी सफीर ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पुतिन का दौरा पाकिस्तान हो सकता है। क्या ट्रंप भी पाकिस्तान के दौरे पर आ सकते हैं? आप क्या समझते हैं? डेफिनेटली दर हकीकत कैंपेन के अंदर ये डिस्कस कई चीजें हुई थी उस वक्त भी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस दफा इंडिया जाएंगे तो पाकिस्तान लाजमी रुकेंगे। दर हकीकत ये भी बात चल रही है कि शायद हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब अभी आने वाले दिनों में
अमेरिका का दौरा करेंगे, उनको इन्विटेशन जाएगी व्हाइट हाउस की तरफ से। तो ये एक चीज, नई चीजें शुरू हो रही हैं, आइस मेल्ट हो चुकी है, एक नई पार्टनरशिप का आगाज है। साहब, ये तो बहुत बड़ी खबर दी है आपने कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे या हमारे वजीर आजम वहां पर जाएंगे और पाकिस्तान का वो शुक्रिया अदा करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, डेफिनेटली इट इज वर्किंग ऑलरेडी। वॉशिंगटन डीसी इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। मैटर ऑफ फैक्ट, चैटर्स आर टॉकिंग अबाउट इट, ब्यूरोक्रेट्स आर टॉकिंग अबाउट इट, व्हाइट हाउस इज टॉकिंग अबाउट इट, कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन। कल जो हमारे अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की कॉल जाना डार साहब को, दैट मीन्स अ लॉट। और कल मैं एक और बात बताना चाहूंगा, कल फॉक्स सारा दिन हर खबर के अंदर पाकिस्तान का जिक्र करता रहा है, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता रहा है। मैं समझता हूं अच्छा, एक पहलू से और मैं बात, ब्रिगेडियर साहब एक और बात है, मैं चाहूंगा कि वो भी उस पर, ये जो ड्रम्स ऑफ वॉर जो है यूरोपियन लीडर्स बीट कर रहे हैं, कार्मर हैं, और ये इतनी अमेरिका और नेटो तो समझ में आती थी, उन्होंने भी इसकी फ्यूटिलिटी को अंडरस्टैंड करते हुए उसे कहा कि जाओ ज़ेलेंस्की को कहा जाके बात करो। इनको डर क्या है, ये क्या चाह रहे हैं? और यहाँ पे यूरोप में ऑलरेडी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स बन रही हैं। आपने ग्रीस में देखा, आपने फ्रांस में देखा, आपने जर्मनी में देखा। तो कि ये वेलफेयर स्टेट को रोल बैक करके तो जंग में पैसे देंगे, इनको क्या हुआ है? इनका क्या माइंडसेट है यूरोपियन लीडर्स का? ब्रिगेडियर साहब। आई थिंक ओवरऑल तो देखा जाए, मेन जो लड़ाई थी रशिया यूक्रेन वॉर में यूरोप हार गया। और आई थिंक आई एग्री विद साजिद तार साहब की सारी फंडिंग अमेरिका करे, उसके बाद सारी इंटेलिजेंस भी वो प्रोवाइड करे और वो बुरा भी बने। तो आई थिंक नाउ लेफ्ट यूरोप इज लेफ्ट ऑन इट्स ओन। और जो ट्रम्प की पॉलिसी है रशिया इस मेजर टेक्टोनिक शिफ्ट है, जिसके अंदर या तो यूरोप एडजस्ट होगा या फिर जिस आई थिंक मैक्रोन का भी मैं तस्वीर देख रहा था कि न्यूक्लियर वेपन इंक्रीज करने की बात हुई, डिफेंस स्पेंडिंग की बात हुई। तो एक ग्रुप है जो न्यू कॉन्स का आप कह लें या न्यू लिबरल्स का सॉरी है, जो अक्रॉस द अटलांटिक ये काम करता रहा। लेकिन आई थिंक अभी चीजें उसके खिलाफ एरिड हैं, लाइक इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, विच आर साइडिंग विद ट्रम्प। और अगर एएफडी जीत जाती, जर्मनी में तो शायद एक मेजर शिफ्ट आई थी, लेकिन फिलहाल उसको स्टैम्प किया गया। तो मेरे ख्याल में इससे लॉस्ट कॉज ये आई थिंक एक ब्रेव फेस जरूर शो कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को अल्टीमेटली उन्होंने पेपर भी करना और बताना जी हम आपके साथ खड़े थे। ऑन ग्राउंड पल्ले कुछ भी नहीं है, जितने मर्जी छलांगे लगा दे, विदाउट अमेरिका और नेटो जो है, आई डोंट थिंक सो यूरोप कैन टेक अ स्टैंड। और अगर ट्रम्प समझता है कि रिप्रोचमा करके रशिया के साथ, और वो G7 में लाने की बात कर रहे हैं, पुतिन को वो स्विफ्ट के अंदर दोबारा सिस्टम में लाने की बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो को यूरोप ज्यादा इसको प्रेशर को ले सके। ज़ेलेंस्की साहब को भी वापस जाना पड़ेगा। साहब, एक और मामला भी है, उस पर भी रोशनी डालिएगा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ असला चाहिए और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, दारंदाजी हो रही है। पाकिस्तान बार बार उनको कह रहा है, लेकिन वो वहां से बिल्कुल नहीं रुक रहे। तो क्या दोनों मुल्क जो हैं वो कोई मुश्तरका ऑपरेशन करना चाहिए अफगानिस्तान में, ताकि वहां से जो नाजायज असला है वो भी उठाया जा सके और दहशतगर्दी को भी खत्म किया जा सके? आई थिंक इसमें ज्यादा इनडायरेक्ट अप्रोच यूज होगी, और वो है रजीम चेंज की। बिकॉज जो फोर्सेज हैं वह रेड है अगेंस्ट तालिबान, फैक्शनलिज्म है। और अगर मैंने जिस तरह बताया कि अगर रजीम ही कोलैप्स करती है और नया स्ट्रक्चर आता है, तो फिर आई थिंक असली वस्ते का इशू इन एनी केस जो है वो डाई डाउन हो जाएगा। और वो आई एम श्योर अमेरिका अगर वापस जाएगा तो वो वापस चला जाएगा, या अगर नई कोई फोर्स आती है उसको इक्विप भी किया जाएगा। तो मे भी एक इनडायरेक्ट अप्रोच इसमें आई थिंक अमेरिका और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल होगा। लेट्स सी के भी चीजें कैसे अनफोल्ड होती। अच्छा तारड़ साहब, ये भी जरा फरमाइएगा कि एक चश्मक और एक जो लड़ाई जो है वो कनाडा और उसके माबैन भी हो रही है, और बड़ा जिस तरह मैं आज की खबरें देख रहा था कि बड़ा वहाँ पे एक हिस्टेरिया क्रिएट किया जा रहा है, और ये टैरिफ का भी मामला होगा। तो ये कैसे सॉल्व होता नजर आता है? दोनों नेबरिंग कंट्री हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, और नाउ दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, सो टू से। देखिए, इस वक्त कनाडा के अंदर सबसे पहले तो ये करना चाहूंगा कि जस्टिन ट्रूडो की मियाद खत्म हो चुकी है। 9 मार्च को उन्होंने इख्तियार अपना छोड़ना था, लेकिन वो 2 दिन पहले यहां से छोड़कर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात थी, वो यूरोप चले गए, वहां की डिफेंस समिट के अंदर चले गए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए, और दूसरा सोशलिस्ट एजेंडा है उनका, फार लेफ्ट का एजेंडा है उनका, तो उसके जरिए उन्होंने बिल्कुल अमेरिका को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना रखा है, और $250 बिलियन की सब्सिडी अमेरिका से एंजॉय करते हैं। लेकिन जिस तरह बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया है कि नो मोर, अमेरिका का जो पिगी बैंक है उसको रोक दिया गया है, और इसका सोल्यूशन यही होगा, अमेरिका की टर्म्स पर के ऊपर बात की जाएगी, इनके बॉर्डर कंट्रोल होंगे। यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा कि दोनों तरफ से, दोनों बॉर्डर, सदर्न एंड नॉर्दर्न बॉर्डर, जो बाइडन पीरियड के अंदर वहां से लोगों की बगैर किसी वेटिंग सिस्टम के जो एंट्री हो रही थी, इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी।
तो इन चीजों को कंट्रोल करना होगा दोनों बॉर्डर्स को। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल कई दफा ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से हम इनको फीड कर रहे हैं कनाडा को, इससे तो बेहतर है कि हमारे साथ ये ज्वाइन करके हमारी 51st स्टेट बन जाए। और उसमें वो बिल्कुल उनकी बात ठीक है, क्योंकि राइट नाउ इफ यू पर्सनली साजिद तारड़ साहब, वर्ल्ड इज चेंजिंग बियॉन्ड रिकग्निशन। बहुत शुक्रिया जनाब साजिद तारड़ साहब। साबिक मशीर सदर ट्रंप हमसे बात कर रहे थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमसे बात कर रहे थे। बड़ी तब्दीलियों की जद में है दुनिया और इसे हम समझने की कोशिश करते रहते हैं। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो वतन अजीज़ की मैशत, स्टेट बैंक जो है वो शरह सूद वापस ले रहा है। जनरल बाजवा साहब के हवाले से हमारे वज़ीर दिफा का क्या स्टेटमेंट आया, हाउ कैन वी इंटरप्रेट दैट, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब, आज एक स्टेटमेंट आई है वज़ीर दिफा की तरफ से, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं वो, हम बड़े फ़ैन भी हैं उनके। उन्होंने कहा है दहशतगर्दों को वापस बसाने में जनरल बाजवा का भी किरदार है। वज़ीर दिफा हैं वो, और वो एक बड़ी ज़िम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो ये किससे मुतालबा कर रहे हैं? ये तो ख़ुद वज़ीर दिफा हैं और वज़ीर दिफा के अंडर तमाम सिक्योरिटी आती है, तो इनको कौन रोकते हैं? अगर इससे पहले देख लेना, एक साबका ISI चीफ, ये भी तो तारीख बनी कि साबका ISI के चीफ जो हैं इस वक्त वो उनका कोर्ट मार्शल जारी है, तो इनको किसने रोक रखा है और ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी है? आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं मियाँ साहब? कायद साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो सियासत भी खेलते हैं, हालांकि उनको दिफा के मामूर जो हैं वो देखने चाहिए। और KPK में अगर दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो वो वफाकी वज़ीर दिफा हैं। वफाकी वज़ीर दिफा जो होते हैं वो पूरे मुल्क की सिक्योरिटी को भी देखते हैं और पूरे मुल्क के मामलात को भी, जो दिफाई मामलात हैं उनको भी देखते हैं। आज उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि KPK हुकूमत जो है वो दहशतगर्दी को नहीं रोक पा रही और KPK हुकूमत को दहशतगर्दी के हवाले से इंक्वायरी करनी चाहिए, और यह भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और बानी PTI ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस लाए, और इस पर जो है वो बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। जनरल फैज़ हमीद तो गिरफ्तार हैं, लेकिन जनरल बाजवा को भी पूछना चाहिए। एक सवाल और करता हूँ आपसे, PTI को भी जेल में। एक सवाल और करता हूँ आपसे, ये वही जनरल बाजवा हैं जिनको खुद इनकी स्टेटमेंट के मुताबिक जब इलेक्शन हरवाया जा रहा था या जो हो रहा था तो ही सॉट हेल्प फ्रॉम हिम, और ये ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। तो वो तो एक लिहाज से इनके मोहसिन भी हैं। तो मुझे बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, दो बयानात ये और फिर इन्होंने, इनकी पूरी पार्टी ने एन ब्लॉक वोट दिया जो एक्सटेंशन हुई थी। तो क्या फिर हम तभी इज्जत करते हैं किसी की जब तक वो ऑफिस में हो? देखें कायद साहब, आप उनके बयानात उठा के देखें। जब ख्वाजा आसिफ जो है वो उस वक्त भी MNA थे और उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा था कि उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल की थी और फिर जो है वो नताइज मुस्बत आना शुरू हो गए थे और वो जीत गए थे। और उसके बाद जो जनरल बाजवा के हवाले से उनके ख्यालात और जज्बात रहे वो भी सबके सामने हैं, और उनकी एक्सटेंशन के हवाले से भी जो उन्होंने किरदार अदा किया वो भी सबके सामने है। तो उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, इसलिए ख्वाजा आसिफ जो हैं वो उनकी तारीफ भी करते थे और उनको फॉलो भी करते थे, और ये भी कहते थे कि जो पाकिस्तान में जो साहब थोड़ा वक्त कम है क्योंकि हमने आखिर में एक रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट चलानी है मारगला हिल्स के हवाले से, जो दफन है तारीखी खजाने वो क्या है, मगर उससे पहले थोड़ी सी बातें कर लें। एक तो ये कि एक खबर ये भी आई है कि पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अमेरिका और यूरोप से महंगी बिजली खरीद रहा है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो, अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे दुरुस्त कर दें। और सेकेंडली ये शरह सूद नीचे आने से बहुत से लोग जो उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा था वो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। और हमारे दोस्त एहसन मलिक साहब भी, हम किस दिन उनको टीवी पर भी लेंगे, वो बता रहे हैं कि गुड दिन, जो अच्छे दिन हैं वो गली का मोड़ मुड़ने वाले हैं प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के सेक्टर के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इन दोनों चीज़ों पर आपका मुख्तसरन टेक मियाँ साहब। कायद साहब, जो बिजली के हवाले से बात है वो उसमें जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका, भारत और दीगर जो ममालिक हैं उनसे महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहा है, और इंडस्ट्री के लिए ख़ास तौर पे 13 सेंट में, 11 सेंट से 13 सेंट में बिजली जो है वो इंडस्ट्री को दी जा रही है। 13 सेंट का मतलब ये है कि 60 से 70 रुपये फी यूनिट में बिजली दी जा रही है। हालांकि जो यूरोप है उसमें सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है बाकी दुनिया से, लेकिन यूरोप से भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा बिजली जो है महंगी है। इसी वजह से जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में वो गिराई गई है, कर पा रही।
मतलब बात तो ये है ना कि एक हाथ से पैसे खजाने से निकलते हैं, दूसरे हाथ में चले जाते हैं। ये तो सारी बातें ज़बान ज़दे आम हैं, लोग आके बता रहे हैं कौन कौन सी पॉलिटिकल फोर्सेस कहाँ कहाँ इसमें उनके स्टेक्स हैं। हजूर, ये स्टेट बैंक दोबारा से नीचे लेके आ रहा है, ये खबर उनके लिए तो अच्छी नहीं है जो बेचारे फिक्स डिपॉजिट रख के बैठे हुए हैं, उससे गुजारा करते हैं, पेंशनर हैं या कौमी बचत वाले हैं। लेकिन क्या प्रॉपर्टी के लिए अच्छी खबर है कोई? काजी साहब देखें, जो स्टेट बैंक है वो 10 मार्च को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा और ये कहा जा रहा है कि फिलहाल 1.5% जो है वो शरह सूद कम होकर 10.5 पर आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो है वो 12% शरह सूद है और वो कम होकर 10.5 पर जो है वो आ जाएगी। लेकिन ये स्टेट बैंक के ज़राए कहते हैं कि जून तक 6 से 7% तक जो है वो शरह सूद आ जाएगी और इससे जो है वो बड़ा बूस्ट मिलेगा। जो कर्जे लेते थे, पहले हुकूमत ने कर्जे लिए और बैंकों ने 600 अरब रुपए कमाए और आम बंदा जो है वो कर्जे लेगा, जिससे सरमायाकारी जो है वो मुल्क में आएगी, मुल्क में माशी जो है वो सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। और दूसरी जो बड़ी बात जो है होने जा रही है वो ये है कि जो 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं और उन पर पाबंदी लगने जा रही है और जो गाड़ियां हैं जो दोबारा बताइएगा, उनकी जो है ये 10 साल पुरानी गाड़ियां जो हैं उन पर पाबंदी लगने जा रही है, ये कह रहे हैं आप? देखिए काजी साहब, ये तजवीज़ आ रही है कि बजट के अंदर बाकायदा तौर पर इस पर पाबंदी लगा दी जाए और 10 साल पुरानी गाड़ियां जो हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। इससे एनवायरनमेंट के मसाइल जो हैं वो भी हल होंगे और इससे जो है वो पाकिस्तान इंडस्ट्री जो है वो उसको बूस्ट दिया जाए। और उसमें ये कहा गया है कि जो नई कंपनियां हैं उनको पाकिस्तान में आने दिया जाए ताकि वो यहाँ पर जो है वो अपने असम्बलिंग करें और यहाँ पर गाड़ियाँ जो बनाएं और सस्ती होंगी और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है उनकी मियां साहब, मुझे क्लोज करना है, पाबंदी लगा दी जाए। मुझे क्लोजिंग करनी है। ऑलरेडी 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। क्या हमारी एनवायरनमेंट को हेल्प करेगा? अच्छी बात है, मगर एक ब्रेक की तरफ जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो स्पेशल रिपोर्ट हम देखेंगे मियाँ साहब ने, हमारे मियाँ शाह साहब ने तैयार की है, कौन से वो खजाने हैं मारगिला में जो पोशीदा हैं। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, आज हम आपको तारीख के झरोकों में ले जाते हैं। वो तारीख जो दुनिया की इब्तदाई तारीख है, वो तारीख जिसमें डायनासोर्स जहाँ पर मौजूद थे और उनकी आज भी बाकियात यहाँ पर मौजूद हैं। वो तारीख जो तूफ़ान नूह के वक्त यहाँ पर पानी ही पानी था, उसके आज भी आसार यहाँ पर मौजूद हैं। ये दूर की बात नहीं है, जब अलेक्जेंडर यहाँ पर आया था वो भी हम हवाले आपको दिखाएंगे। जब यहाँ पर बुद्धिस्ट मौजूद थे और इबादत करते थे वो भी हम बताएंगे और वो भी एक पेड़ दिखाएंगे जो मुगलिया बादशाह ने यहाँ पर लगाए थे और वो भी बैटल फील्ड दिखाएंगे जहाँ पर यहाँ का राजा अम्बी, जिसको राजा ऑफ टेक्सला कहते थे, और अलेक्जेंडर जो यहाँ पर आया था तो उसके साथ उसकी लड़ाई भी हुई थी और यहाँ पर उन्होंने टेक्सला की कुंजियाँ उनको पेश की थी। और वो नहर, वो चश्मा भी दिखाएंगे जिससे अलेक्जेंडर के लिए जो निकाला गया था और वहाँ से उसने मिनरल वाटर, ओरिजिनल वाटर जो है वो पिया था। और जो सारे के सारे ये हवाले जो हैं ये कहीं दूर की बात नहीं नाजरीन, ये इस्लामाबाद के अंदर मारला हिल्स में मौजूद हैं, जो कि लोगों की नज़रों से ओझल हैं। वो इसलिए ओझल हैं कि हमारे जो आसार कदीमा के महकमे हैं, ये टूरिज़म है, वो नहीं बताता लोगों को कि इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या तारीख़ के हवाले पड़े हुए हैं। तो आज हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम उन गारों तक की सैर कराते हैं जो कि आज से 3700 साल पुरानी, 4000 साल पुरानी इसकी मुख्तलिफ तारीखें हैं। इसमें बुद्धिस्ट जो थे वो अपनी इबादत करते थे। आइए, हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो दुनिया की इब्तदाई तारीख़ पाई जाती है, तो मेरे कैमरामैन दाऊद आपको दिखा रहे होंगे कि यहाँ पर ये देखें इन चट्टानों का जो कलर है और इन चट्टानों की जो साख्त है। यहाँ पर दुनिया की इब्तदाई तारीख़, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये दुनिया की इब्तदाई तारीख़ के जो मनाज़र हैं अगर देखने हैं तो यहाँ पर आएँ। ये जो इनका कलर है और इनकी साख्त और बनावट है ये इस तरह की है कि यहाँ पर इसके अंदर डायनासोर्स की हड्डियाँ भी मिलती हैं, इसमें डायनासोर्स के जो है बाकियात भी मिलते हैं और इसमें तूफ़ान नूह जो आया था उस वक्त उसके आसार भी मिलते हैं। क्योंकि ये जो चट्टानें हैं इसके अंदर आपको कैमरामैन ये दिखा रहा होगा, ये सुर्ख रंग के जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें ये इन पत्थरों के अंदर से निकली हैं
और ये इस चीज़ के शवाहिद हैं कि यहाँ पर तूफ़ान नू जब आया तो ये पूरे का पूरा इलाका जो है पानी में डूबा हुआ था। अब उसके बाद ये यहाँ पर जो जब तूफ़ान नू थमता है तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर गारें जो हैं वो बनती हैं। इस गारों में फिर बुद्धिस्ट जो हैं वो आकर अपनी इबादत करते थे। यहाँ पर बताया जाता है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं, तारीखदान बताते हैं, प्रोफेसर अहमद हसन तानी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, डॉक्टर गजनफर मेहदी उन्होंने बताया, और उनके हवालों जात से पता चलता है कि यहाँ पर 12 गारें थीं और इन गारों में बुद्धिस्ट जो थे वो अपनी इबादत करते थे। नाज़रीन, बुद्धा की तारीखी गारों में से ये भी एक गार है और तारीखी हवाले ये बताते हैं कि ये गार बुद्धिस्ट का रहाइश गाह थी। यहाँ पर बुद्धिस्ट जो थे वो अपनी रहाइश उन्होंने रखी हुई थी। ये देखें, एक कमरा नुमा जो है वो गार है जहाँ पर जो है बुद्धिस्ट रहते थे और अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारते थे। ये उस वक्त ओरिजिनल हालत में किस तरह थी ये तो मालूम नहीं है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं इसके पत्थरों की साख्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी ये ओरिजिनल हालत में ही मौजूद है। और यहाँ पर बताया ये जाता है कि बुद्धिस्ट जो थे वो यहाँ पर रहाइश पजीर थे और उनकी इबादत की जो गारें थी वो पहले हम बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक दरख्त है जो कि उस वक्त तक ही बताया जाता है कि उतना ही पुराना है जितनी ये गारें पुरानी हैं, जहाँ जब वो बुद्धिस्ट यहाँ पर आए थे और यहाँ पर रहते थे। ये बरगद का दरख्त है। ये भी बताया जाता है कि उन्हीं के जो इसकी छाँव में बैठते थे और यहाँ पर भी इबादत करते थे। या दरख्त की साख्त जो है, दाऊद ये ज़रा दिखाइए नाज़रीन को कि ये दरख्त की साख्त कैसी है। ये इसकी जड़ें इतनी लंबी हो चुकी हैं कि इसकी जड़ें जो ऐसा लगता है जैसे वो तने हैं, और जो ये दरअसल तने नहीं है, उसकी जड़ें हैं। और ये इतना पुराना दरख्त है कि जिसकी तारीख जो है वो इस गारों से मुत्सिल है। आपने गारें देखी जहाँ पर बुद्धिस्ट अपनी इबादत करते थे, और यहाँ इस मकाम पर एक चश्मा भी बहता है। तारीखी हवाले ये बताते हैं और मुहक्किकीन और तारीखदान अपनी किताबों में और अपने हवालों में ये लिखते हैं कि ये वो चश्मा है जब यहाँ पर अलेक्जेंडर आया था और उसने यहाँ पर राजा अम्बी को टेक्सला की कुंजियाँ पेश की थी, तो उस वक्त वो यहाँ पर उसने पड़ाव किया था और इसी चश्मे से उसको पानी जो है वो दिया जाता था। क्योंकि ये बताया जाता है कि अलेक्जेंडर जो है वो एक ज़मीनी पानी जो कि ओरिजिनल पानी था वो पीने का आदी था, तो यहाँ पर इसी चश्मे से उसको पानी दिया जाता था। उस वक्त से लेकर अब तक ये चश्मा जो है उसी तरह बह रहा है और इसका पानी उसी तरह जो है वो ताज़ा पानी और मीठा पानी है। नाज़रीन, इब्तिदा में हमने आपको बताया था कि हम आपको एक ऐसा दरख्त दिखाएंगे जो यहाँ पर इस इलाके में और इस जगह पे मुग़ल बादशाहों ने लगाया था। ये आम का दरख्त तारीख़ी हवाले बताते हैं कि ये मुग़ल बादशाहों ने लगाया था। कोई तारीखदान जो है वो ये कहते हैं कि ये हुमायूं बादशाह ने लगाया था, लेकिन इस जो तारीखदान है वो इस पर मुत्फिक हैं कि ये आम का दरख्त जो है ये मुग़ल बादशाहों ने लगाया था। जब मुग़ल सल्तनत यहाँ पर इस इलाके में आए और वह यहाँ पर उनकी अमलदारी शुरू हुई तो उन्होंने आकर यहाँ पर इस जगह पे पेड़ का आम का पेड़ जो है वो लगाया था। ये वो रूट है जहाँ से मुग़ल बादशाह इस इलाके में आए थे और यही वो रूट है जहाँ से अलेक्जेंडर जो है वो इस इलाके में दाखिल हुआ। और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये एक बैटल फील्ड है। यहाँ पर जंग हुई थी अलेक्जेंडर की और राजा अम्बी की। राजा अम्बी जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, ये राजा ऑफ टेक्सला भी इसको कहते हैं। यहाँ पर जो है अलेक्जेंडर जब आया उसकी फ़ौजें जो थी वो तो पीछे थी, बहुत ज़्यादा पीछे थी, लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो यहाँ पर जब लड़ाई हुई तो उसके बाद राजा अम्बी को शिकस्त हुई तो उन्होंने टेक्सला की चाबियाँ जो हैं वो अलेक्जेंडर को पेश की और अलेक्जेंडर ने इस जगह पर पड़ाव डाला और कई अरसा जो है वो यहाँ पर वो मुकीम रहा। नाज़रीन, तारीख़ी हवाले बताते हैं कि जब इंसान इस इलाके में आया था तो वो कहाँ रहा था, तो ये वो जगह है जहाँ पर इंसान ने पहला अपना पड़ाव डाला। बड़ा दुश्वार गुज़ार ये रास्ता है और यहाँ से मैं उस जगह पर पहुँचा हूँ। ये वो शेल्टर है। तारीख़ी हवाले बताते हैं कि इस शेल्टर में इंसान जब इस इलाके में आया तो वो यहाँ रहा और उसके बाद इंसान जो है वो गारों में जाना उसने रहना शुरू किया। पहले जब इंसान रहा वो शेल्टर में रहा और वो शेल्टर यहाँ पर मारला हिल्स में मौजूद है। यहाँ पर जो आसार मिलते हैं और तारीख़ी हवाले जो बताते हैं वो यही बताते हैं कि इस जगह पर इंसान ने बसेरा किया था सबसे पहले। डॉक्टर साहब, यहाँ जो मारला हिल्स हैं इनको दुनिया की इब्तदाई तारीख़ों में से कहा जाता है कि इसमें दुनिया की इब्तदाई तारीख़ है। वहाँ पर एक गारे हैं, एक नहर है,
एक पेड़ का दरख्त है, एक खुला सा मैदान है और उसके ऊपर शेल्टर है। सर, इसका तारीखी हवाला क्या है? मेहरबानी शायद, ये जो मार्गला हिल्स है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है सारा। इसका नाम तो अब मार्गला हिल्स हो गया ना, लेकिन आप इसका जो शेल्टर का हवाला दे रहे हैं ना, इस शेल्टर को ले जाएं आप मार्गला हिल से नीचे उतरे जंगलों की तरफ, वो आपने शूट नहीं किया होगा, और ले जाएं कोहस्तान तक। कोहस्तान एक ऐसी नगरी है अब भी जहां इंसान ओरिजिनल हालत में पाया जाता है। ये शेल्टर आपको शाहराए कराक्रम की जगह जगह बशाम में मिलेगा आपको शेल्टर। ये कोहस्तान में तो आपको जगह जगह मिलेंगे। इसके साथ ये जो आपने रूट कहा है, ये हमने कहा कि ये रूट जो है जिसे आप मार्गला हिल्स कहते हैं, इसे ये अलेक्जेंडर रूट है। सिकंदर आज़म इस वादी में इस सड़क के वो जो उतरती हुई नीचे सड़क है, सिकंदर आज़म इसी रास्ते से नीचे उतरा। और जिस मैदान का आप कह रहे हैं, ये वो मैदान है जहाँ राजा अम्बी, राजा ऑफ टेक्सला ने टेक्सला कैपिटल था इस इलाके का, उसकी चाबियाँ सिकंदर आज़म के हवाले की। और फिर ये जो गारें हैं, ये 14 गारें थी, बुद्ध मत की गारें थी। इसको कहा जा सकता है कि 3000 साल पुरानी होगी, उससे ज़्यादा, 3500 साल, 3000 साल पहले। जैन मती भी इसी में इबादत करते रहे हैं, बुद्ध मत भी इसी में इबादत करते रहे हैं। और फिर ये जो आप पेड़ कह रहे हैं, ये मुगलिया अहद का है। लोग कहते हैं हुमायूं, नहीं, हुमायूं से पहले का है। डॉक्टर साहब, वहाँ पर जो गारें हैं उनके साथ एक नहर है छोटी सी, और उसमें आज भी पानी जो है बड़ा ठंडा और मीठा पानी चल रहा है। वो वहाँ पर हमें बताया गया कि ये सिकंदर आज़म के लिए निकाली गई थी। नहीं, ये चश्मे थे जिसे सिकंदर आज़म ने अपने लिए, उसकी फ़ौज के कमांडर मोहम्मद ख़ान ने, ये क्योंकि वो ठंडा पानी और जिसे आप कहते हैं ना कि हकीकी पानी वो पीता था सिकंदर आज़म, तो उस चश्मे उसके लिए, उस चश्मों को इकट्ठा करके वो नहर की सूरत बन गई और उसी मैदान के साथ बन गई। सिकंदर आज़म को ने जब टेक्सला फतह किया तो टेक्सला, ये इलाका टेक्सला का रहता था, तो ये टेक्सला के जो राजा अम्बी है उसने चाबियां हवाले की थी सिकंदर आज़म ने, और सिकंदर आज़म ने फतह का ऐलान किया। डॉक्टर साहब, वहाँ पर प्रोफेसर दानी साहब जो हैं उन्होंने बड़ी तहकीक की है, उनकी किताब भी है। ये मुझे वहाँ से पता चला कि उन्होंने ये भी लिखा है कि वहाँ पर जो डायनासोर्स हैं उनके फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो भी मिलते हैं। फॉसिल्स ऊपर जो हैं वो गारों के ऊपर जो एक नक्शे से बने हुए हैं, क्या वो नक्शे हैं या वाक़तन उस वक्त के ओरिजिनल कोई फॉसिल्स हैं? नहीं, ये नक्शे नहीं बने हुए, ओरिजिनल फॉसिल्स हैं। अब भी CDA का चेयरमैन कोई तवज्जो करे, कोई ब्यूरोक्रेट तवज्जो करे, इस्लामाबाद की कैपिटल है, लेकिन इसकी तारीख़ी अज़मत 3000 साल पुरानी है। उसको आश्कार करने के लिए हमें काबिशें करनी चाहिए। वो जो मैदान है, हाँ, उसके सामने एक पहाड़ी नज़र आती है, वहाँ पर एक छोटा सा पास भी है और उसके साथ एक छोटा सा इमारत है जिसको मस्जिद कहा जाता है, कि वो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने एक मस्जिद बनाई थी, गैरी मस्जिद या इस तरह का नाम दिया जाता है उसको। उसकी क्या हकीकत है? नहीं, ये मस्जिद मोहम्मद तुगलक ने बनाई थी, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने नहीं बनाई थी, और वहाँ इबादत वो करता था और उसके नाम से ये मंसूब है। ऐसी एक मस्जिद मार्गला पार भी है, टेक्सला जहाँ से शुरू होता है उस तरफ भी है। और आपको ये आसारियात दरियाए हर्रो के किनारे भी आपको, जो आपने वो डायनासोर वाले बताए हैं ना, आप हर्रो के किनारे चलते जाएं तो आपको मिलते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने तारीख़ी हवालों से पर्दा उठाया और तारीख़ी इंकशाफात भी किए। आज हमें पहली दफ़ा पता चला है नाजरीन के पाकिस्तान के अंदर ऐसे जो तारीख़ी हवाले हैं, मौका मिला तो वहाँ जाएंगे और नाजरीन को वो भी दिखाएंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।